हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मैं चैप्टर द सेल का बाकी हिस्सा जो एक्सरसाइज का है वो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं इन सवालों के जो बाकी रह गए हैं उन सवालों के जवाब आप लोगों को बताऊंगी, मगर आप लोग पहले पेंसिल, रफ और बुक को अपने सामने रखोगे। आप बुक में सीधे 209 पेज पर जाओगे। वहाँ से जो बाकी सवालात हमारे रह गए हैं चैप्टर द सेल के, वो मैं आप लोगों को इस वक्त सिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। प्यारे बच्चों, जो हमारा यहाँ का क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्चुअली 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं इस एक्सरसाइज के। अब जो मैं आज जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज़ ए क्वेश्चन नंबर 5 जिसका मैं आप लोगों को अभी आंसर बताऊंगी। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आप ज़रा अपनी बुक में देखोगे 209 पेज पर क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को कहा गया है मेंशन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। One is cell membrane and another one is chromosomes. So, dear students, answer of the question is this. सेल मेम्ब्रेन में आप लोगों को देखना है कि फंक्शन क्या है उसकी। इट प्रोटेक्ट्स द सेल बाय एक्टिंग एज अ बैरियर, रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओके। दूसरा है रिसीव्स केमिकल मैसेंजर्स फ्रॉम अदर सेल। तीसरा है एक्ट एज ए रिसेप्टर। चौथा है सेल मोबिलिटी, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, ये हो गई फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब है क्रोमोसोम। Chromosome are thread-like structures located inside the nucleus of animal and plant cells. Each chromosome is made of protein and a single molecule of deoxyribonucleic acid, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DNA. ओके, passed from parent to offspring. DNA contains the specific instructions that make each type of living creature unique. Okay, dear students, now come to the next question, and the next question is question number 6. Question number 6 is you will see in the next book at page 209. Question number 6 is why are the following important to a plant cell? ये है question number 6. Question number 6 ये है उसका आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में जो आप लोगों को कहा गया है उसमें आप लोगों को कहना है सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की इम्पोर्टेंस और न्यूक्लियस की इम्पोर्टेंस प्लांट सेल में। तो ऐसे में आप ये इसमें आंसर लिखोगे सेल वॉल इज़ इम्पोर्टेंट एज इट प्रोटेक्ट्स द सेल। ये रही सेल वॉल की इम्पोर्टेंस प्लांट सेल में। दूसरा है इसमें क्लोरोप्लास्ट इज इम्पॉर्टेंट एज इट कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच इज रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस। ओके, अब है तीसरा, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक्ट्स एज द ब्रेन ऑफ सेल एज इट कंट्रोल्स ऑल द वर्क ऑफ द सेल। हैंस इट इज़ द मोस्ट, यहाँ पर आप मोस्ट लिखोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। हो गई ये 3। अब है एक और, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी में जो तीसरे नंबर पर है वो है इसी सवाल का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउसेस ऑफ द सेल, breaking down fuel molecules and capturing energy in cellular respiration. Chloroplasts are found in plants and algae. They are responsible for capturing light energy to make sugars in photosynthesis. Okay, and now you have completed the question number 6. You will see in the textbook at the page of 209. And the question number 7 is dear students,
ड्रॉ एन आउटलाइन डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल, लेबल द डिफरेंट पार्ट्स। यहाँ पर मैंने जो डायग्राम एनिमल सेल की दी है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ओके, तो आंसर में मैंने यहाँ पर ये जो फिगर आप लोग देख रहे हो, ये है डायग्राम एनिमल सेल की। ओके, ये है डायग्राम एनिमल सेल की। ये है एनिमल सेल की डायग्राम। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखोगे ये रही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो आपने देखी है। ये रहा लाइजोसोम्स, ऊपर है पिनोसाइटोनिक वेसल्स, ये रहा गोल्गी वेसल्स, ये रहा गोल्गी एपेरेट्स भी इसको कहते हैं। ये रहा न्यूक्लियस, आप लोग देख रहे हो, सॉरी न्यूक्लियोलस, और ये जो है ये है न्यूक्लियस। ओके, तो ये रहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो ये रहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये है सेंट्रियोल्स, ईच कंपोजर ऑफ ए माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। तो ऐसे में यहाँ पर जो आप लोग दिख रहे हैं, ये है माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये है साइटोप्लाज्म, तो ये है रिबोसोम्स, तो ये है सेल यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इट इज़ आल्सो कॉल्ड। ये रहा EM आर्म्स, ये रहा ऐसे में आप लोगों ने ये जो एनिमल सेल देखी है यहाँ पर, ये इसको आप डायग्रामेटिकली मतलब अपनी नोटबुक पर लिखोगे, ठीक है, और साथ में नोटबुक पर उतारोगे ऐसे ही, और साथ में आप इसके जो बाकी जो सवाल में कहा गया है कि लेबल आप लोगों को करने हैं कि डिफरेंट पार्ट्स, वो मैंने आप लोगों को अभी बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस, जो मैंने ये सब आप लोगों को दिखाया। तो ऐसे में हो गया फिनिश क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का है, वो है मेंशन 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आप लोगों को 3 डिफरेंसेस में बयान करना है एनिमल सेल और प्लांट सेल। ऐसे में मैंने यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, इसमें मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ऐसे में टैबुलेट किया है यहाँ पर, ये आप लोग दिख रहे हो। दीज आर द मेजर डिफरेंसेस ऑफ द एनिमल एंड प्लांट सेल। वन इज़, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, सेल वॉल इज़ लैकिंग, यानी कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप प्लांट सेल में देखोगे, ए रिजिड सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, इसमें होता है बहुत ही सख्त सेल वॉल इसमें होता है प्रेजेंट, एनिमल प्लांट सेल में, सॉरी। तो दूसरा यहाँ पर है क्लोरोप्लास्ट और एब्सेंट। ये तो आप लोगों को पता ही है कि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, यहाँ पर प्लांट सेल में तो क्लोरोप्लास्ट होता ही है, क्योंकि आप लोगों को पता है इसे फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस हो जाती है। ऐसे में वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स में पॉसिबल है, तो ऐसे में इसीलिए ये इसमें प्रेजेंट है। तो तीसरा है वैक्यूल्स और एब्सेंट एक प्रेजेंट, दे आर स्मॉलर इन साइज। अगर एनिमल सेल में पहले हम कहेंगे वैक्यूल्स नहीं होते हैं, तो प्लांट सेल में पहले यही कहेंगे, मगर अगर होंगे भी तो वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो ऐसे में अगर मैं प्लांट सेल में देखूंगी तो वैक्यूल्स और लार्जर इन साइज, एक तो प्रेजेंट है ही, दूसरा ये बहुत ही बड़े साइज़ में प्लांट सेल में होते हैं। ऐसे में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। ज़रा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ज़रा आप अपनी बुक पर देखो। बुक पर क्वेश्चन है, व्हाट फीचर्स आर पोजेस्ड बाय बोथ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। वो फीचर्स जो बोथ यानी कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर मैंने जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, वो है, इसमें मैंने लिखा है कि फीचर शेड बाय प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। वो फीचर जो प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी, वो है नंबर 1 पर आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन
प्रेजेंट इन बोथ, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आप लोगों ने देखा है, सबक में पढ़ा है, वो दोनों में पाया जाता है, यानी कि प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। दूसरा इसमें है न्यूक्लियस प्रेजेंट इन बोथ, न्यूक्लियस दोनों में होता है, यानी कि वो प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, ये भी आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है। तो तीसरा यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन बोथ, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। तो चौथा अगर आप देखोगे तो एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड रिबोसोम्स प्रेजेंट इन बोथ। तो एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम भी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी और लाइसोसोम्स, रिबोसोम्स ये भी दोनों में पाए जाते हैं। ओके, now the question number 10 is why are nerve cells long? Why do these cells have projection? nerve cells long क्यों होते हैं, तो उनके ऊपर projections क्यों होते हैं? This is question number 10. ओके, तो आंसर जो आपको दिख रहा है ये इसका आंसर है। नर्व सेल्स और एज यूजुअली लॉन्ग एंड हैव प्रोजेक्शन। आप लोगों को तो पता है सभी सेल से अगर लॉन्ग सेल है, सब सेल्स में से अगर लॉन्ग सेल हम देखेंगे तो वो खाली नर्व सेल है। तो इनमें प्रोजेक्शंस होते हैं बिकॉज ऑफ द नीड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन वेयर स्पॉट्स ऑफ द बॉडी। वो मतलब प्रोजेक्शंस क्यों होते हैं इनमें, ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि ये ट्रांसमिट करती हैं इंफॉर्मेशन, डिफरेंट जो हमारी बॉडी में पार्ट्स होते हैं उन तक पहुंचाती है। इट्स ए की यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये मतलब समझो आप ये चाबी की तरह हमारे नर्वस सिस्टम में काम करता है। एंड ऑल्सो हेल्प इन कैरिंग इम्पल्स फ्रॉम द बॉडी, तो साथ में ये मदद करती है बॉडी में, मतलब हर एक, ये तो आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि जो भी मैसेज होती है वो हम नर्व सेल से ही हमारी बॉडी के हर एक अंग में पहुंचती है। तो ऐसे में आप लोगों का जो ये नर्व सेल वाला क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया, वाई और माइटोकॉन्ड्रिया नून एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। ये आप लोगों ने अभी पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये मैंने फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनेल में भी आप लोगों को समझाया है, इस वक्त मैं फिर से समझाऊंगी। यहाँ पर जो आंसर मैंने दिया है वो है माइटोकॉन्ड्रिया टिनी ऑर्गेनेल्स इनसाइड सेल। आप लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया छोटा ऑर्गेनल सेल के अंदर होता है, दैट आर इन्वॉल्वड इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। आप लोगों को पता है जो ब्रेक डाउन हमारे जिस्म में हो जाता है फूड का, उसमें जो रिलीज एनर्जी होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम होता है। वो जो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आप लोगों ने पढ़ा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, 7th में आप लोगों ने पढ़ा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हम उस रेस्पिरेशन को कहते हैं जहाँ पर सेल्स की रेस्पिरेशन होती है। इट्स फॉर दिस रीज़न दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन रेफर्ड टू एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेज ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ऐसे में यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 11 ऑल्सो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 12। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बुक की तरफ आप देखोगे और देखोगे वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, विच 4 बेसिक एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 90% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। आप लोगों को कौन से 4 बुनियादी एलिमेंट जो 90% से ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी कि उनमें ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है 90% से ज़्यादा। तो ऐसे में जो आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है वो आप लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है, अब यहाँ पर आंसर भी दिख रहा है। 90% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो जो बेसिक 4 एलिमेंट्स है उसमें 90% ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, तो वो बनने हैं उसमें आता है ये 4 बेसिक एलिमेंट्स। एक तो कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन एंड चौथा ऑक्सीजन।
एंड ऐसे में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 भी ख़त्म हो गया है। तो आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो आप ज़रा अपनी टेक्स्ट बुक पर देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों को कहा गया है राइट इन ब्रीफ अबाउट द वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स। आप लोगों को छोटा ही लिखना है कि कौन सी वेरिएशन शेप एंड साइज ऑफ द सेल में होती हैं। तो ऐसे में दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। ओके, the cells in our body come in various shapes and sizes। ये मैंने आप लोगों को बार बार चैप्टर में कहा है कि जो भी हमारी सेल्स हमारी बॉडी में होती है वो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस की होती है, यानी कि उनकी एक ही जैसी मतलब एक ही जैसा साइज और शेप नहीं होता है। द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप लोगों ने ये भी चैप्टर में पढ़ा है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है हैव ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द मल्टीसेलुलर। उसमें आप लोगों ने वो जो फंक्शंस देखी है वो एक उस मतलब उनकी जैसी फंक्शन करता है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह वो फंक्शन करते हैं। अगर हम उनको देखेंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। जब हम उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करते हैं वहाँ पर या तो उनकी शेप भी डिफरेंट होती है और साइज भी डिफरेंट होता है। अदर शेप्स ऑफ द सेल्स इंक्लूड शेप्स लाइक ब्रांचेड आउट सेल्स सिमिलर टू द न्यूरॉन्स, स्पिंडल शेप्ड, राउंड शेप एंड ओवल और एलोंगेटेड शेप। अगर हम देखेंगे दूसरे सूरतों में या दूसरी शक्लें अगर देखेंगे हम सेल्स की तो उनमें आते हैं बहुत सारी शेप्स, जैसे कि आप लोगों ने ब्रांचेड वाली शेप्स देखी है सेल्स की। आपने जैसे न्यूरॉन देखी है, नर्व सेल देखी है, उसमें स्पेंडल शेप है, राउंड शेप भी है, ओवल शेप भी, इलोंगेटेड भी है। तो ऐसे में हम ये कहेंगे शेप एंड साइजेस आर नॉट सेम। अगर हम बॉडी में सेल्स देखेंगे तो उनकी शेप और साइज सेम नहीं होती है। तो ऐसे में 13 क्वेश्चन नंबर भी कंप्लीट हो गया। तो ज़रा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कह रहा है। आप ज़रा सीधे 210 पेज पर जाओगे, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे। नेम द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स एंड द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया भी है और समझाया भी है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से चैप्टर में अंडरस्टैंड किया होगा। ज़्यादा मुझे यहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में मैंने जो आंसर लिखा है इस क्वेश्चन का वो है जो ये फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनल्स है, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 14। प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देखोगे ये है आंसर में क्वेश्चन नंबर 14 का। इसमें आप लोगों को फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनल्स बताना है। फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनल में मैंने जो पहले लिया है वो है यहाँ पर, इसमें है ऑर्गेनल और इसमें है फंक्शन। ऑर्गेनल में मैंने पहले लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। आप इसको बुक में भी देखोगे 206 पेज पर भी आप लोग अच्छी तरह से उस पर देखोगे। मैं भी ये यहाँ पर धुंधला सा दिखाई दे रहा है। आप सीधे अपनी बुक पे पेज 206 पर जाओगे, वहाँ पर अच्छी तरह से आप लोगों को दिखेगा। पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगी। जो ये यहाँ पर पहला ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन पावर हाउसेज ऑफ द सेल। ओके, तो फंक्शन क्या है इसकी? परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोवाइड द सेल विद एनर्जी। इसका काम क्या है कि ये रेस्पिरेशन वाली फंक्शन करती है और साथ में सेल को एनर्जी भी बख्शती है। दूसरा इसमें है क्लोरोप्लास्ट दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स एज यू नो। तो फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट की, ये तो आप लोगों को पता ही है। Contain a green pigment called chlorophyll, help in food manufacturing. That process is called photosynthesis. This is the function. And the third organelle is endoplasmic reticulum. As you know, the endoplasmic reticulum's function is being a network of membrane. It provides a large surface area of life functions to take place. आप लोगों को ये पता है इसका एक नेटवर्क की तरफ में मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो ऐसे में बहुत सारा एरिया लेता है और फंक्शंस भी लाइफ की इसी से होती है।
तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनल मैंने यहाँ पर लिया है, इसकी फंक्शन है इट कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द सब्सटेंस मेड इन द सेल। ये क्या करता है, ये लेता भी है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, तकसीम भी करता है जो सब्सटेंसेस सेल में होते हैं। मिसाल के तौर पर जो हम प्रोटीन लेते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, फिर सिक्रेशन भी होती है बहुत सारे मटेरियल की। ऐसे में ये काम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। ये मैंने आप लोगों को चैप्टर में समझाया है। फिफ्थ वन इज़ लाइजोसोम, जो मैंने ये ऑर्गेनल लिया है। सुइसाइड बैग्स भी इनको कहा जाता है। कंटेन एंजाइम्स विच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन और डिस्ट्रॉइंग द वेस्ट मटेरियल्स। इनका काम क्या होता है, लाइजोसोम्स का काम क्या है, इसमें होते हैं एंजाइम्स। तो ऐसे में ये ब्रेक डाउन ये फूड का भी करता है और डिस्ट्रॉय भी करता है जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे जिसमें होता है, या टॉक्सिक वी कैन से दैट, और अनवांटेड। ऐसे में ये थे ऑर्गेनल्स, और साथ में मैंने आप लोगों को इनकी फंक्शंस भी बयान की है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने समझा होगा। अब जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग अपनी बुक की तरफ देखोगे। बुक पे आप फिर से 210 वाले पेज पर जाओगे। 15 क्वेश्चन नंबर जो है उसमें आप लोगों को कहा गया व्हाट्स मेंट बाय प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो कैसा आपको लगता है साइटोप्लाज्म से ये डिफरेंट है। ऐसे में इस क्वेश्चन नंबर 15 का जो मैंने आंसर दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इसमें है साइटोप्लाज्म रेफर्स टू ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। साइटोप्लाज्म हम कहते हैं उस मटेरियल को जो बहुत ही, इसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी कहा जाता है साइटोप्लाज्म को, दैट हैज़ ए ट्रांसल्यूकेंट एंड सेमी फ्लूइड बॉडी। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें थोड़ा फ्लूइड टाइप का होता है मटेरियल। फर्दर मोर द वर्ड साइटो मीन्स सेल एंड द वर्ड प्लाज्म स्टैंड्स फॉर लिक्विड। ऐसे में आप लोग खुद इसको अंडरस्टैंड करोगे। साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। तो ऐसे में ये सेल मगर फुल ऑफ लिक्विड है। दियर फोर प्रोटोप्लाज्म रेफर्स टू ए जेली लाइक सब्सटेंस। ऐसे में अगर हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्म कैसे इससे डिफ्रेंशिएट होता है साइटोप्लाज्म से, तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं जेली लाइक सब्सटेंस। ये भी मतलब इसमें भी निमी होती है, इसमें भी ये भी जेल टाइप का होता है। वायर वेयर इज़ बायोलॉजिकल एंड केमिकल एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस। ये वो मतलब प्रोटोप्लाज्म वो चीज़ है जहाँ पर बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज़ होती है। तो ऐसे में आप समझ जाओगे साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में कौन सा फ़र्क है, कहाँ पर ये मिलते हैं, कहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो मतलब क्या है इनका। तो ऐसे में आप लोग इसको बुक पर भी देखोगे, अंडरस्टैंड करोगे। तो आज आप लोगों ने मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे मतलब 15 तक आज कंप्लीट किए हैं। कल मैं 16 नंबर पर जो क्वेश्चन फॉल कर रहा है उसको मैं कल इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इसको अपनी मतलब नोटबुक पर उतारोगे और साथ में याद भी करोगे। कल मैं जो नया टॉपिक लेकर आ जाऊंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।